चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारी टेक्निकल पैनल से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं भारतीय बाजार पर वो इस वक्त क्या आउटलुक लगाकर चल रहे हैं। हमारे साथ श्रीकांत चौहान जुड़ गए हैं और साथ ही राजेश पालविया भी हमारे साथ बने हुए हैं इस वक्त। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। 18,150 के आसपास बड़ा ही टेम्पटिंग पोजीशन, बड़ा ही टेम्पटिंग लेवल 18,199 के स्तर के हाई लगाने के बाद, यानी कि 18,200 को पार नहीं कर रहा है श्रीकांत जी, और उसके नीचे हम कह सकते हैं बस किसिंग डिस्टेंस टुवर्ड्स 18,200 और मार्केट जो है एक रेंज में इस वक्त कामकाज करता हुआ। रेंज बरकरार रहेगी? आपको लगता है कि जो पॉजिटिव नोट के साथ आज बाजार खुले थे वो पॉजिटिव नोट आगे इस हफ्ते भी जारी रहेगा? गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, हमें लगता है कि इस मार्केट में जो एक ओवरऑल ट्रेंड बना हुआ है वो एक रेंज बाउंड ट्रेंड बना हुआ है और लगता है कि ये ट्रेंड थोड़ा और जारी रह सकता है क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग, पुट राइटिंग दोनों स्ट्राइक में खड़ी है। जैसे कि 18,200 में अगर आप देखेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग है और 18,100 में अगर आप देखेंगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ पुट राइटिंग खड़ी है। तो इस मार्केट में जब तक इन लेवल्स को अगर मार्केट डिसिसिवली या तो अपवर्ड साइड या तो डाउनवर्ड साइड क्रॉस नहीं करता, तब तक मुझे लगता है कि इसी रेंज में ट्रेड करते हुए नजर आएगा। और आज हमने देखा कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बैंक सेक्टर में आ रही है, तो जितने भी बीएफएसआई के स्टॉक्स हैं उनमें हमने थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा है। तो हमें लगता है कि मार्केट में थोड़ा अपसाइड इज डेफिनेटली कैप्ड जब तक मार्केट 18,200 के लेवल्स को क्रॉस नहीं कर सकता। और अगर मार्केट करेक्ट अगर होता है यहाँ से तो शायद हम लोग एक बार वापस 18,000 के लेवल्स को रीटेस्ट कर सकते हैं। तो एक इस पर्टिकुलर मार्केट में हमें लगता है कि स्टॉक्स में से भी एक व्यू रखना ज्यादा बेहतर होगा। और अगर मार्केट 18,100 के लेवल्स को अगर तोड़ता है या तो अगर 18,150 के नीचे अगर कंसिस्टेंटली ट्रेड करता है तो वहां पे कुछ शॉर्ट के पोजीशंस बनाए जा सकते। ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो श्रीकांत का व्यू रहा बाजार पर। अब हमारे साथ राजेश भी हैं। राजेश, गुड आफ्टरनून। राजेश और श्रीकांत, सबसे पहले तो आप दोनों को विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में आप हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत सारी ढेरों अच्छी पिक्स लेकर आए और अच्छे ट्रेडिंग आइडियाज लेकर आए। तो आज राजेश किससे शुरुआत कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, और आप सभी को भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। और हमें इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छे ट्रेडिंग आइडियाज, इन्वेस्टमेंट आइडियाज निकालें ताकि व्यूअर्स को काफी फायदा हो, मुनाफा हो और ये साल काफी अच्छा रहे, यही कामना करते हैं। तो शुरुआत करेंगे जहां जो सेक्टर एक लाइमलाइट में है, वो है मेटल, जहां पे एक अच्छी शाइनिंग देखने को मिल रही है। साल के पहले दिन सारे ही मेटल स्टॉक अच्छा शाइन करते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है कि यहाँ पे ये शाइनिंग और बरकरार रहेगी और मेटल स्टॉक्स में एक मोमेंटम जो बना है पिछले वीक से वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। तो हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। निफ्टी मेटल इंडेक्स में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट बना है, तो हमें लगता है यहाँ पे टाटा स्टील पे फोकस करना चाहिए। हम ये स्टॉक्स को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हमें लग रहा है कि जिस तरीके से टाटा स्टील में ब्रेकआउट बने हैं, ऑलमोस्ट 6 से 7 महीनों के कंसोलिडेशन, एक रेंज का ब्रेकआउट मंथली वीकली चार्ट पे हुआ है, तो ये मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। 126 128 तक के अपसाइड हमें लगता है आते हुए दिख सकती है। 114 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील बाय किया जा सकता है। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है पीएफसी का। पीएफसी में भी काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन बना है। स्टॉक ने अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली चार्ट, वीकली चार्ट पे करते हुए दिखा है। तो जिस तरीके से पीएफसी में यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, हमें लगता है पीएफसी एक मोमेंटम कंटिन्यू करेगा, 158 की तरफ बढ़ सकता है यहाँ से मोमेंटम। तो 143 के स्टॉप लॉस से पीएफसी बाय करने की सलाह है। और तीसरा स्टॉक जो हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो कैश सेगमेंट से पीएनसी इंफ्रा का। अगर ये स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक में करेक्शन के बाद स्टॉक में लोअर साइड पे एक बेस बनने के बाद स्टॉक में अब जिस तरीके से वीकली चार्ट पे सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना है, स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और डेली सेटअप पे देखें तो स्टॉक में जिस तरीके के यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर बन रहे, लगता है ये स्टॉक में एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखेगा और स्टॉक में जो टारगेट पोजिशनली बन सकते हैं वो करीब 370 तक भी आते हुए दिख सकते हैं। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है यहाँ पे पीएनसी इंफ्रा को बाय किया जा सकता है 325 330 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 304 के आसपास। इनफैक्ट पीएनसी इंफ्रा तो खैर हमारे चैनल पे भी कई बार लास्ट 2-3 महीने में आ चुके हैं। बहुत सॉलिड ऑर्डर बुक ग्रोथ और कमेंट्री अच्छी है, लेकिन इसके साथ में पूरा जो इंफ्रा रोड कंस्ट्रक्शन स्पेस है वो पूरा का पूरा एक तरह से रीरेट हो रहा है, क्योंकि आपको प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े ऑर्डर फ्लोज आप लेके आइए। एनसीसी, बिल्कुल सही, एनसीसी, आईआरबी,
आप लेके आइए सद्भाव इंजीनियरिंग, HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, ये सारे स्टॉक्स अगर आप लेके आएंगे आपको अच्छे मूव्स नजर आएंगे। श्रीकांत, PNC इंफ्रा तो राजेश की पे हो गई, कोई और इंफ्रा प्ले, रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसपे आपको लगता है यहां से ही पैसा बन सकता है? तो देखिए अजय जी, अगर यहाँ पे अगर कोई इंफ्रा में अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है कि जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं तो वो है IRB इंफ्रा। 312 के करीब ट्रेड कर रहा है, लेकिन जैसे इसमें ओवरऑल फंडामेंटल डेवलपमेंट्स हुए हैं और अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को अगर देखते हैं तो इसने 270 275 के लेवल्स को काफी अच्छी तरीके से होल्ड किया है। इस बार भी जब एक करेक्शन आया था मार्केट में तब इसने 270 के करीब का ही सपोर्ट लेके स्ट्रॉन्ग रिबाउंड दिखाया। हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपने प्रीवियस हाई के काफी नजदीक जा सकता है, जो अराउंड 340-45 के करीब है। लेकिन अगर यहाँ से अगर 3 से 6 महीने का अगर व्यू है तो हमें लगता है कि ये स्टॉक 400 या 450 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि बिकॉज की ये ओवरऑल सेक्टर की शायद रीरेटिंग हो रही है तो यहाँ पे कुछ एक स्मॉल स्टॉक्स के ऊपर भी हम फोकस कर सकते हैं। उसमें अगर प्योरली टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें ऑन लॉन्ग टर्म चार्ट से एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना है और ग्रेजुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे 30 रुपए के करीब जा सकता है। 21-21 के करीब ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड बनाया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन की बात हो रही है और 30 रुपए तक का लेवल यहाँ पर श्रीकांत स्टॉक पे दिख रहा है। तो बिल्कुल सारे इंफ्रा स्टॉक्स में बाइंग तो अच्छी खासी दिख रही है। इनफैक्ट थर्सडे फ्राइडे को भी हम नोटिस करते हैं और ये बात हम बात कर रहे थे कि अच्छी बाइंग दिख रही है इन सारे स्पेसेस में। HCC इन पर्टिकुलर में स्टोरी टेलर चेंज हो रहा है और हमने इस बारे में शायद बाद में बात की आपने बात की। अजीत गुलाबचंद पुराने वो रह चुके हैं HCC के, उनका ही लवासा भी था, बहुत बड़े डेट के इश्यूज में पड़ गए थे। काफी चीजें रिस्ट्रक्चर होके अब वहाँ पे नई जनरेशन चीजों को आके लेके बढ़ रही है। शायद 75-80 साल के हो गए गुलाबचंद जी, और ये अगर आप एक साल का ग्राफ देखेंगे तो ये पेनी स्टॉक से धीरे धीरे जैसे साउथ इंडियन बैंक रिकवर करके आया, रिस्ट्रक्चर होके नंबर्स इंप्रूव होने लगे। ये देखिए नीचे में ये 10 रुपए के नीचे चला गया था, वहां से रिकवर करके आ रहा है। HCC पुराना नाम है और ये एक अच्छा स्टॉक बन के आ रहा है और अब इसमें श्रीकांत को भी नजर आ रहा है इसके अंदर काम होता हुआ। चलिए, तो बिल्कुल रोड एंड इंफ्रा स्टॉक्स में एक्शन और HCC पर जरूर रखें नजर। लेकिन इस बीच राजेश, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज कौन से होंगे, कौन से स्टॉक्स और सेक्टर्स पर आपकी नजरें हैं? तो मानसी जी, देखा हमने बताया कि मेटल तो एक फोकस में है, उसके बाद हमने टाटा स्टील वहां से शेयर किया, PFC दूसरा स्टॉक है और PNC इंफ्रा, 3 स्टॉक पे नजर है। लेकिन एक सेक्टर और है जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, वो है फर्टिलाइजर स्पेस, और हमें लगता है कहीं ना कहीं ये सेक्टर पे भी फोकस करना चाहिए। ये सेक्टर में काफी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट हमने पिछले कुछ दिनों में देखे लोअर साइड पे, और सारी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में लोअर साइड से एक अच्छी रिकवरी बनी है। तो हमें लगता है ड्यूरिंग द मंथ फर्टिलाइजर स्पेस भी एक अच्छा सेक्टर यहाँ पे साबित होते हुए दिख सकता है और सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिख सकता है। वहाँ पे हमें लगता है कोरोमंडल इंटरनेशनल पे फोकस करना चाहिए। स्टॉक में एक करेक्शन होने के बाद स्टॉक में लोअर साइड से वापस से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। स्टॉक अब ऑलमोस्ट 900 के लेवल के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में एक करेक्शन कंप्लीट होते हुए अब ये स्टॉक में 930-940 तक की अपसाइड आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। और रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो स्टॉक एक अच्छे अट्रैक्टिव लेवल पे यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे 880 के स्टॉप लॉस से कोरोमंडल इंटरनेशनल एक अट्रैक्टिव बैट लगती है हमें फर्टिलाइजर से। और दूसरा स्टॉक जो हमें डेरिवेटिव स्पेस से अट्रैक्टिव लग रहा है वो है चंबल का। हमने लास्ट वीक भी ये स्टॉक पे आपसे बात करी थी और वहाँ पे बाय रिकमेंडेशन दिए थे। स्टॉक में देखें वीकली सेटअप पे एक फॉलिंग चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट अब यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके के सेटअप बने, ये स्टॉक अब यहाँ से 335-340 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। करंट लेवल से भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस होंगे करीब यहाँ पे 310 के आसपास। फिर से आपने रिवाइज करवा दिया आपके ट्रेडिंग आइडिया, थैंक्स फॉर दैट। लेकिन श्रीकांत, अब आप बताइए, एक तो इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन कंपनियों पर आपने HCC इन पर्टिकुलर बताया, लेकिन इसके अलावा कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पर? तो देखिए, वैसे अगर इंफ्रा में देखा जाए तो IRB इंफ्रा, HCC अच्छा लग रहा है। और यहाँ अगर या पिछले 2-3 दिन से अगर आप देखें तो मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी एक खरीदारी आई है बिकॉज ऑफ रीओपनिंग ऑफ चाइना। तो हमें लगता है कि वहां पे वेदांता एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। काफी अगर देखा जाए तो डाइवर्सिफाइड एक कंपनी है, कई सारे इसके अंदर मेटल्स है और इसी वजह से हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है
वो यहाँ से 325 से लेकर 330 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 311 के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता को लॉन्ग किया जा सकता है। और चूंकि अगर मार्केट में अगर मेटल्स में अगर तेजी बनती है तो कई बार हमने देखा है कि उसके साथ साथ ऑयल में भी तेजी बनती है। ब्रेंट क्रूड में भी अगर आपने देखा होगा तो पिछले 2 या 3 दिनों से उसमें इजाफा होते आ रहा है। और यहाँ उसी बेसिस पे हमें लगता है कि कुछ एक स्टॉक्स जो मार्केट रेंज बाउंड है तो उसके बेसिस पे एशियन पेंट्स को शॉर्ट किया जा सकता है। और करंट लेवल से अगर मैं एशियन पेंट्स को अगर शॉर्ट करता हूँ तो हमें लगता है 3020 के करीब एशियन पेंट्स को शॉर्ट करने के बाद वापस एक बार ये 2950 के लेवल्स दिखा सकता है। तो एशियन पेंट को शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस रखें 3055 से 60 का, टारगेट्स रखें 2950 के, और लॉन्ग करने के लिए वेदांता को लॉन्ग करके चलिए। ठीक है, सो एशियन पेंट्स को आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं, आपको यहाँ थोड़ा सा वीक लग रहा है, और इसके अलावा आपने एक मेटल पैक से भी यहाँ पर एक स्टॉक दिया। चलिए बिल्कुल, हमारे साथ आगे वसीम जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। खबर गर्म है, एक खास सेगमेंट उसे भी लेकर आएंगे, लेकिन वेरी क्विकली कुछ और स्टॉक्स भी देख लेते हैं। बाजार में आपको तेजी तो दिख रही है पूरे मेटल पैक में, और उसके अलावा आप बात करें तो ऑटो पैक से जो रीडल थीम पर जुड़े हुए, सी स्पेस से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं, वहां पर भी अच्छी बढ़त है। हमारे साथ संजीव जी जुड़ चुके हैं। अच्छा ठीक है, चलिए संजीव वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव जी गुड आफ्टरनून, क्या होंगे इस वक्त आपके आइडियाज? आपको हम तब भी याद कर रहे थे जब मेटल पैक चलना शुरू हो गए थे। शुक्रवार को मैं आपको याद भी कर रही थी पर तुसी थे नहीं, तो अब आज मेटल पैक पर क्या कर सकते हैं और साथ में और क्या होंगे आपके ट्रेडिंग आइडियाज? नहीं, मेटल पैक तो आपको बता रहा है कि लेफ्ट आउट फीलिंग कितनी ज्यादा है एंड द डॉलर इज नॉट स्ट्रेंथनिंग। तो प्रियंका, देयर इज नो टू वेज, वी आर गोइंग टू 18,500 इन दिस वीक और मे बी ऑन मंडे मैक्सिमम। और वो प्रॉक्सी ये बता रहा है कि वी आर स्ट्रेंथनिंग against the dollar is not strengthening. That means there is an emerging market rally. The bond yields have already priced in most of the rate tightening. और अब एक China reopening will be huge as far as global markets, emerging markets go on the consumption, which is why metals have gone up. मैंने सुबह भी आपको कहा था metals will be out performer. आपको अपडेट दे दूं, गुजरात गैस मैंने लास्ट वीक दिया था, अशोक लीलैंड, शेल, टाटा स्टील, हिंदाल्को, वेदांता, मदरसन, कोरोमंडल एंड आरईसी ऑल हैव बीन आउट परफॉर्मर। और मेरा फेवरेट आईआरबी, अजय जी को 160, 170, 180 में कहा था, इट हैज हिट अ न्यू हाई ऑफ 323। ये 400 रुपए जाएगा आईआरबी बिकॉज रीओपनिंग एंड टोल टैक्सेस आर सीइंग द बेस्ट बिजनेस एवर। अब आपके लिए 3 बिग्स है, आप कहें तो मैं शुरू करूं। इनफैक्ट संजीव जी आज सुबह भी हम इस स्टॉक को डिस्कस करते हैं, अजय भी ये बात कर रहे थे कि इंफ्रा स्टॉक्स और स्पेशली टोल फिगर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, अपनी नए आइडियाज भी शेयर करिए जी प्लीज। तो सबसे पहले लीजिए एसबीआई लाइफ, द लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर, और मुझे कोई दो राय नहीं, द टाइप ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी जो इंश्योरेंस में रीलुक आएगा, एसबीआई लाइफ इज द मोस्ट वेल कैपिटलाइज्ड इंश्योरेंस कंपनी विद अ पेरेंट, और मुझे इसमें कोई दो राय नहीं, दिस इज गोइंग टू बी एन आउट परफॉर्मर। बिफोर द बजट 1350 का टारगेट है, 1200 का स्टॉप लॉस रखिए। सेकंड, माय फेवरेट बॉश, आई थिंक द मोस्ट कंप्लीट ओईएम, और जिस तरह से ट्रैक्शन आप ऑटोज में देख रहे हो और अब ग्लोबली होएगी, Bosch will be a huge out performer. 1700 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 16,500, 18,300 का टारगेट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट IOC is the most complete OMC with all stakes in refineries, and refineries are seeing, downstream refinery are seeing the best business from Bongaigaon to Mathura to, so I think re-rating of IOC is on the cards as the other PSUs have been re-rated. This will go to 100, but abhi 85 ka target is very much on the card, and your stop loss is 75.50. शानदार कॉल आपने आईओसी की दी, अगेन काफी डिफरेंशिएटेड, और मेरा भी व्यू है कि ओएमसी पैक इन पर्टिकुलर पे अब नजर रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद अब इनके मार्केटिंग मार्जिन पॉजिटिव होना शुरू हो गए। अंडर ओन स्पेस है, कोई बात नहीं करता, बहुत अर्ली स्पॉट संजीव जी ने ऑलरेडी आईओसी आपके लिए कर दिया है, हमारे व्यूअर्स के लिए। शुक्रिया संजीव जी आज हमसे जुड़ने के लिए। इनफैक्ट ओएमसी स्टॉक्स पे जरा चार्ट चेक भी ले लेते हैं। श्रीकांत, जैसा कि संजीव बता रहे थे और डेटा ये बोलता है कि कहीं ना कहीं इनके मार्जिन्स पॉजिटिव हो गए। एचपीसीएल सबसे बड़ा मार्केटर है, संजीव जी का कॉल आईओसी पे है, बट मेरा ये व्यू है कि शायद ये पूरा पैक नेक्स्ट 30, 40, 50 दिन के लिए क्या एक पोजिशनल बेट बन सकता है। अंडर ओन्ड है, चला नहीं है, इनफैक्ट शॉर्ट ही होते रहता है आए दिन क्योंकि क्रूड भाग जाता है, बट कहीं ना कहीं इसको देखने का केस तो बन रहा है। आपकी क्या राय है, किस पे आपको ज्यादा कन्विक्शन आएगा? बिल्कुल, तो देखिए अजय जी, अगर स्पेस में अगर फोकस करना है तो मुझे लगता है कि नो डाउट
पीबीसीएल एक ऐसा स्टॉक है भारत पेट्रो की जो यहाँ से परफॉर्मेंस दिखा सकता है, क्योंकि इसमें अच्छा खासा एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बना है और इसे वैलिडेट करने के लिए इसको 350-355 के लेवल्स को क्रॉस करना पड़ेगा। बट चूंकि ये देखा जाए तो काफी गवर्नमेंट के कंट्रोल में अगर होता है तो इसी वजह से स्टॉक में जो एक्सपेक्टेड फॉर्मेशन होता है या एक्सपेक्टेड लाइन पे जिसका फॉर्मेशन वर्क होना चाहिए वैसे वर्क नहीं होता है। तो हमें लगता है कि अगर फोकस करना ही है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फोकस करें। ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें मल्टीपल बॉटम्स बनते जा रहे हैं और अगर शुक्रवार के दिन अगर देखें तो इसने एक बड़ी सप्लाई लाइन को क्रॉस किया था। हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 2615-2620 के लेवल्स दिखा सकता है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर लॉन्ग करना है करंट लेवल्स पे तो 2570-75 के रेंज में लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे जो फ्राइडे के लो थे अराउंड 2540 के, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 2620 से लेकर 2650 के। 2620 और उसके बाद 2650 तक के टारगेट्स रिलायंस, इस पर भी नजर है श्रीकांत जी की। और साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर आपको खास नजर रहा, आईओसी, एचपीसीएल, ओएनजीसी जैसे स्टॉक्स पर इस वक्त रखनी चाहिए। और संजीव जी का भी आउटलुक पॉजिटिव आईओसी पर। आज सुबह प्रशांत ने भी अपनी कॉल आईओसी पर पॉजिटिव दी थी। लेकिन आइए 3 बज गए और अब वक्त है हमारे खास सेगमेंट खबर गर्म है। डीलिंग रूम में कौन से शेयर्स हैं, कौन से थीम्स हैं, कौन से सेक्टर्स पर बातचीत हो रही है, आइए उसका जायजा लिया शरद ने। उनसे समझते हैं क्या खबर गर्म है डीलिंग रूम में। शरद, ओवर टू यू, बताएं। जी बिल्कुल, साल का पहला दिन है ट्रेडिंग का और यहाँ पे ब्रोकर्स लोग की विजय विशेष के अलावा जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स पे भी हमने बात की है। और सबसे पहले जो है पेपर स्टॉक्स फोकस में रहेगा और यहाँ पे 2 कंपनीज का मैं नाम लूँगा जहाँ पे एचएनआई बाइंग देखने मिल रही है। एक है सेक्टर लीडर जेके पेपर और दूसरा है वेस्ट कोस्ट पेपर, जो टॉप 3 मार्केट कैप के हिसाब से पेपर कंपनी है। इन दोनों कंपनी में एचएनआई बाइंग देखने मिल रही है और इसके अलावा डीलर्स कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए जो है ये कंपनीज पे इन्वेस्ट करना बेहतर होगा। और कंपनीज हमने खुद एक सर्वे भी किया आज, जहाँ पे 6-7 कंपनी से बात हुआ, 3-4 बड़े डीलर से बात हुआ और वो कह रहे हैं कि कोई प्राइस हाइक्स जो है जनवरी में नहीं ले रहे हैं अभी तक, और इसका मतलब है प्राइसेस स्टेबल है। इस सर्वे हम लोग एक और किए तो उसमें पता चला कि जो आपके प्रीमियम पैकेजिंग सेगमेंट होती है और कार्डबोर्ड सेगमेंट होती है वहाँ पे डिमांड बहुत स्ट्रांग है। और याद रखिए जो 4th क्वार्टर होती है सीजनली बहुत स्ट्रांग होती है पेपर कंपनीज के लिए, क्योंकि अब जो है आपका स्कूल से और ऑफिस से भी डिमांड आ रहा है। और ये ट्रेंड हमने ईटी नाउ स्वदेश में पहले भी जो है राइट डाउन किया था, तो इन स्टॉक्स पे एक रन अप ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन ब्रोकर्स कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में इन पे बाइंग कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक फोकस में रहेगा पीबी फिनटेक और यहाँ पे ब्रोकर्स कह रहे हैं कि यहाँ पे बाइंग देखने मिल सकती है। एडवाइस कर रहे हैं क्लाइंट्स को कि वो खरीदे बजट तक। अब याद रखिए स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 57% अपने 52 वीक हाई लेवल से दूर है, माने कैचअप जो होती है उस पर जो है फोकस रहेगा ब्रोकर्स कह रहे हैं। और इसके अलावा मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने मिली है पिछले 3 क्वार्टर में। कंपनी देखा जाए तो डेट फ्री है, यानी कि कर्ज मुक्त है। और म्यूचुअल फंड्स ने भी जो स्टेक बढ़ाना शुरू कर दिया, लगभग 2.5% स्टेक था उनका, अब जो है वो बढ़ा के ऑलमोस्ट 4.7% स्टेक सितंबर क्वार्टर में कर दिया। और अब जो है आंकड़े आने वाले हैं दिसंबर क्वार्टर के, तो यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है कि और म्यूचुअल फंड हाउसेज ने जो अपनी स्टेक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये सारी गपशप है डीलिंग रूम की। मैं आपको एक और डीलिंग रूम की गपशप सुनाता हूँ और वो है वीआईपी क्लोथिंग। पहले ही कैविएट है, स्मॉल कैप स्टॉक है और वो लो वॉल्यूम स्टॉक भी हो सकता है। राजेश, वीआईपी क्लोथिंग को जरा चार्ट्स पे अगर आप देख के बताएं। हालांकि पुरानी कंपनी है, हुआ क्या है इसके अंदर, आज 1.5% ऊपर है, 50 रुपए का भाव है, वॉल्यूम 10,000 शेयर का ही है। दोबारा कैविएट दूंगा, इस तरह की किसी भी स्टॉक में एक्ट करने से पहले ये जायजा ले लें, वॉल्यूम कम हो तो अटक सकते हैं आप, लेकिन 6 महीने में डबल हुआ है। खबर क्या आई है, एक्सचेंजेस पे ये खबर आई है शायद, इसमें सुनील अलग फॉर्मर ब्रिटानिया एडवाइजर के रूप में आए हैं और कंपनी एक रिस्ट्रक्चरिंग को अटेम्प्ट कर रही है वापस। और अगर ऐसा सच है और ये कर पाते हैं ठीक से तो कंपनी के आगे चल के फंडामेंटल्स बदल सकते हैं। तो ये गपशप हो रही है डील रूप में। बाजार को तो वैसे रिस्ट्रक्चरिंग स्टोरीज बहुत पसंद है, इसीलिए स्टॉक डबल हो गया। लेकिन ये डिफिकल्ट होते हैं स्टॉक, ये पोजीशन इन्वेस्टमेंट के लिए तो ठीक है बट ट्रेडिंग के लिए डिफिकल्ट हो सकते हैं। इस कैविएट के साथ मैं एक बार चार्ट चेक लेना चाहूंगा। राजेश जी जरा बताएं। तो अजय जी, काफी बड़े करेक्शन के बाद एक अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में। अगर हम वीकली चार्ट, मंथली चार्ट भी देखें तो स्टॉक में लोअर साइड पे बेस बना के स्टॉक में वापस से एक रिवर्सल यहाँ पे जरूर चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से बनते हुए दिखा है। और जिस तरीके के स्ट्रक्चर बन रहे हैं हमें लगता है कि एक राउंडिंग बॉटम यहाँ पे बनते हुए दिखेगा और ग्रेजुअली स्टॉक वापस हायर साइड पे 65-70 की तरफ अब भी आगे आने वाले हफ्तों महीनों में बढ़ते हुए दिख सकता है। क्योंकि जिस तरीके से इसके मंथली चार्ट बने हैं
हमें लगता है कि स्टॉक में काफी लोअर साइड पे एक एक्यूमुलेशन एक्टिविटी हुई है और अब ये यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो जिनके पास पोजीशन है या जिन्होंने ऑलरेडी लोअर साइड पे लिया है उनके लिए सलाह ये रहेगी कि अब यहाँ पे 40 रुपीज के आसपास अपने स्टॉप लॉस रखें और पोजीशन होल्ड रख सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी है वापस प्राइस में, हमें लगता है कि ये स्टॉक 60-65 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 40 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड करने की सलाह जिनके पास भी लोअर साइड की पोजीशन। तो चलिए वीआईपी क्लोथिंग पर तो इस वक्त ये रहा है, लेकिन राजेश जी अभी आपने अपना आउटलुक मेटल स्टॉक्स पर बताया, पॉजिटिव नजरिया मेटल क्योंकि आउटशाइन कर भी रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक है मॉइल लिमिटेड। एक तो इसके प्रोडक्शन फिगर्स आए हैं, मल्टी ईयर रिकॉर्ड यहाँ पर ब्रेक किया है इसने अपने प्रोडक्शन फिगर्स में। प्रोडक्शन इंक्रीज होने मंथ ऑन मंथ बेसिस 18% तक बढ़ी है और सेल्स में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ऑलमोस्ट 91% के अपमूव्स। स्टील मेटल के साथ इसलिए जोड़ रही हूँ क्योंकि मॉइल जो है मैंगनीज ओर बनाता है और ये एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है स्टील कंपनियों के लिए। अब स्टील स्टॉक्स चल रहे हैं, सिर्फ यही नहीं खबर है, मॉइल के अपने प्रोडक्शन फिगर्स हैं जो काफी पॉजिटिव है, इसी के चलते आज ये स्टॉक चल रहा है। क्या आपको इसके चार्ट से यहाँ से मजबूत लगते हैं? तो मानसी जी, ये स्टॉक ने काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस दिखाया है। अगर हम इसके देखें लॉन्ग, तो ये चौथा 5वां साल है जहाँ पे स्टॉक में एक रेंज बाउंड ही बिहेवियर देखने को मिला है। अगर ये देखें तो स्टॉक में मल्टीपल टाइम स्टॉक ने अटेम्प्ट जरूर लिए हायर साइड पे मूव करने के, लेकिन कभी भी 200 रुपए के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है और लोअर साइड पे 140 इसके लिए मेजर सपोर्ट एरिया जैसा काम करते हुए दिखा है। अभी भी देखें तो पूरे मेटल पैक में जिस तरीके का एक्शन बना है, बट यहाँ पे अभी भी वो एब्सेंस है। हमें लगता है कि यहाँ पे मेजर बड़ा मूव तो 200 रुपए के ऊपर ही बनेगा इसमें, और वो अभी तक यहाँ पे प्राइस में अभी तक वो काफी दूर है उस प्राइस से। इमीडिएट लेवल की बात करें तो 175 180 यहाँ पे एक इमीडिएट हर्डल है, वहां तक के लिए लगता है कि ये स्टॉक का मोमेंटम आते हुए दिख सकता है, लेकिन 180 के आसपास वापस इसको रिव्यू करना चाहिए, वो ब्रेकआउट यहाँ पे बन पाते हैं या नहीं, क्योंकि इसमें मल्टीपल टाइम देखा है जब भी इस पे पुल बैक बने, जो भी हायर साइड के वहां पे फिजल आउट हुए और सप्लाई यहाँ पे आते हुए दिखे, तो एक बड़ी रेंज में फंसा हुआ है। पिछले 4-5 साल से देखें तो स्टॉक एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, 140 से 200 की रेंज में, तो हमें लगता है ये बिहेवियर अभी और कंटिन्यू रहेगा। ऑलराइट, तो ये तो मॉइल पर एक व्यू रहा, लेकिन आज के लिए पूरा ऑटो पैक भी फोकस में था क्योंकि ऑटो नंबर्स आते हैं और ऑटो नंबर्स की एक बार हर बास्केट का एक बार रिव्यू समझ लेते हैं सृष्टि से, चाहे वो सीवी हो, पैसेंजर व्हीकल हो, किस तरह के टू व्हीलर स्पेस हो, कैसे नंबर्स रहे हैं। सृष्टि हमारे लिए डेटा कंपाइल करके लाई है, सृष्टि बताएं। ओके, प्रियंका, अगर देखें तो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किसी पर्टिकुलर सेगमेंट ने किया है तो वो कमर्शियल व्हीकल क्लियरली सेगमेंट जो है उभरता हुआ नजर आया है, जहां पे अगर हम देखें तो सभी कंपनीज ने जो आंकड़े दर्ज किए हैं वो अनुमान से तो बेहतर है ही। वहीं टाटा मोटर्स जैसी कंपनी की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री आ रही है कि Q4 FY23 में जाके जो रिप्लेसमेंट डिमांड है मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल की वो आगे भी बरकरार रहेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप हो रही है क्योंकि हम देख रहे थे कि हाल फिलहाल कुछ महीनों में पिछले 3-4 महीनों की बात करें तो थोड़ा सा स्लगिशनेस वहां पे जरूर देखने को मिला था, पर दिसंबर महीने में एक बार फिर से जो एक रीबाउंड देखने को मिला है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में वो काफी सराहनीय है। और आप देखिए इसी के चलते सभी स्टॉक्स जो हैं एक पॉजिटिव रिएक्शन आपको जरूर दिखा रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल की सेगमेंट की बात करें तो नो डाउट साल 2022 जो है उनके लिए बहुत बेहतरीन रहा, पर दिसंबर महीने में जो है अनुमान के लगभग मुताबिक ही कहेंगे कि आंकड़े आते हुए दिखे हैं। सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज अभी भी है जैसे कि मारुति हाईलाइट कर रही थी, तो बहुत अच्छे नंबर भी नहीं है, पर हाँ डिमांड को लेकर अभी भी जो कंपनीज हैं वो पॉजिटिव ही नजर आ रही हैं। अब बात करें अगर टू व्हीलर सेगमेंट में तो यहाँ पे हम कई समय से आपको हाईलाइट कर रहे थे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट्स के जो आंकड़े हैं वो दबाव में है और एक बार फिर निराशा दिखाई है बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स के एक्सपोर्ट्स के नंबर में। बजाज ऑटो को देखें तो साल दर साल एक्सपोर्ट्स में 39% की गिरावट देखने को मिली है और टीवीएस मोटर्स में 23% की हमने यहाँ पे कटौती देखी है। इसके अलावा डोमेस्टिक थीम जो है और रूरल थीम जो है वो प्ले करती हुई जरूर नजर आ रही है। हीरो मोटोकॉर्प के नंबर अनुमान के मुताबिक है, आयशर मोटर ने अच्छा प्रदर्शन किया है। और आखिरी में ट्रैक्टर डिवीजन पे बात कर लेते हैं तो रूरल थीम यहाँ पे भी आप प्ले होते हुए देखेंगे क्योंकि सभी कंपनीज यानी कि एस्कॉर्ट्स और एमएनएम दोनों की तरफ से कमेंट्री काफी पॉजिटिव है। एमएनएम के नतीजे अनुमान से काफी अच्छे हैं, वहीं एस्कॉर्ट्स के जो नंबर है वो अनुमान के मुताबिक है, पर दोनों का ही कहना है कि आगे चल के जो सोइंग सीजन को लेकर जो डिमांड है वो कंपनीज एक पॉजिटिव साइड पे ही एक्सपेक्ट कर रही हैं और इसके चलते स्टॉक्स भी आज कहीं ना कहीं पॉजिटिवली रिएक्ट आपको जरूर देखते हुए दिखेंगे। तो ट्रैक्टर स्पेस हो, कमर्शियल व्हीकल स्पेस हो, वहां अच्छे नंबर्स आए हैं।
पीवी सेगमेंट में मारुति ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन टू व्हीलर की तो सेल्स में आपको अपटेक नहीं दिख रही, जिस तरह से अर्ली साइंस की बात है, लेकिन ये लैग के साथ हो सकता है। इनफैक्ट एक कंपनी और सृष्टि जो आप नहीं ट्रैक करेंगे, इंडियन मार्केट्स में लिस्टेड नहीं है, क्योंकि ऑडी की मैं सेल्स फिगर्स अभी अभी जो आई है वो पढ़ रही थी, 27% का जंप हुआ है 2022 में। जो आप बात कर रहे थे कि ऑटो नंबर्स कितने स्ट्रॉन्ग है, लोग खरीदारी कर रहे हैं कहां से। लेकिन ये नाइंसाफी हो जाएगी अगर आप मारुति के साथ ऑटो नंबर्स के एनालिसिस में ऑडी को डालेंगे ना। सिर्फ एक डेटा पॉइंट वैसे आपसे शेयर कर रही थी कि शायद राजेश और श्रीकांत भी समझते हैं, वो तो बॉम्बे के हैं, लेकिन इसको चार बांगड़ी वाली गाड़ी, आपने सुना है सॉन्ग, गुजराती सॉन्ग है, चार बांगड़ी वाली गाड़ी, जो चार बैंगल्स वाली गाड़ी जो होती है ऑडी, उसका लोगो जो उसका लोगो चार बांगड़ी वाली गाड़ी, और उसका आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते। ऑडी मर्क और उसकी सेल्स जो है वो कोई ट्रैक नहीं। अभी देखिए लैंडमार्क तो खैर लिस्ट होने वाली है, हमें करनी पड़ेगी ट्रैक, लेकिन ये आंकड़े और वो आंकड़े कंपैरिजन में नहीं है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि कंजम्पशन हिट, रिसेशन है कहाँ। आप लग्जरी कार्स भी देखें तो वहाँ नहीं रिसेशन, एक लेवल पे कोई रिसेशन नहीं होता। और अजय, ये चार बांगड़ी वाली गाड़ी इंडियंस को भी पसंद तो बहुत आ रही है। जबरदस्त। इंडियंस को क्या नहीं पसंद है, लग्जरी पसंद है। लेकिन मारुति के इस सॉफ्टनेस पर थोड़ी सी जो म्यूटेड ग्रोथ देखने को मिली है, उन्हें कहीं ना कहीं सप्लाई चेन में इफेक्ट हुआ है, ये क्या बड़े रीजन रहे हैं। हमने शशांक श्रीवास्तव से जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इनफैक्ट अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर भी, अपने लॉन्चेस पर भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन हमारे साथ किया। ये सुनते हैं। जी देखिए, जहाँ तक एसयूवी के हवाले से अगर बात करें तो एसयूवी का जो शेयर है इंडस्ट्री में करीब 42-43% हो गया है, और ये बड़ा अहम सेगमेंट है और सबसे बड़ा सेगमेंट हो गया है। और जहाँ तक मारुति सुजुकी की कीमत अमली की बात करें, हमारी स्ट्रेटेजी जो 50% का जो हमारा दफ है, जो टारगेट है, उसको अगर बाजार की हिस्सेदारी का 50% हमें चाहिए तो हमें बाजार की हिस्सेदारी एसयूवी सेगमेंट में बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि नॉन एसयूवी सेगमेंट में मारुति सुजुकी का जो मार्केट शेयर है वो 65% के ऊपर है, और ये पिछले साल के मुकाबले में बढ़ा है। तो वहां तो परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन अगर हमें उसको कंबाइन करते हैं एसयूवी के साथ में तो मार्केट शेयर 45% के नीचे आ जाता है। तो इसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारे इस इंडस्ट्री में एसयूवी के सेगमेंट में हमारी सिर्फ 2 गाड़ियां हैं, जबकि इंडस्ट्री में 46 मॉडल्स हैं। तो 2 गाड़ियां हमारी ब्रेजा और ग्रैंड विटारा जो हमने हाल ही कुछ महीने पहले लॉन्च करी है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इस पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, और उसको मजबूती लाने के लिए हम इस ऑटो एक्सपो में, यानी जो 11 तारीख से शुरू हो रहा है, इस ऑटो एक्सपो में हम 2 एसयूवीज और लॉन्च करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस लॉन्च के बाद हमारा जो वॉल्यूम है इस एसयूवी सेगमेंट में वो बढ़ेगा, और उसके साथ ही हमारी बाजार की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। जी, एक तो सबसे बड़ी चीज तो यही है कि जो हम कोशिश करेंगे अपना जो प्रोडक्शन लेवल है उसको उसमें इजाफा करें, और उस हिसाब से इजाफा करें जिस हिसाब से डिमांड का पैटर्न है। और जैसे मैंने फरमाया था कुछ वक्त कबल, ये फरमाया था कि 3,63,000 बुकिंग्स मारुति सुजुकी की पेंडिंग है, तो इस हमें उसके हिसाब से प्रोडक्शन करना पड़ेगा ताकि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनको दिक्कत ना हो और उनको ना बढ़े, खासकर कुछ मॉडल पे जैसे अर्टिगा, XL6, ग्रैंड विटारा, ब्रेजा। इस कमेंट्री के साथ मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट्री दिखाना चाहूंगा, वो है फार्म इक्विपमेंट डेटा। जो ट्रैक्टर डेटा आया M&M का बहुत सॉलिड आया, उसकी कोट प्लेट हमने बनाई हुई है। मैनेजमेंट ये कह रहे हैं कि अर्ली साइंस हैं, डिमांड अच्छे इंप्रूव होने के। यहाँ 30% की ग्रोथ तो आपको ऑलरेडी दिसंबर में नजर आई है। और ये भी कहा है फार्म इक्विपमेंट के जो प्रेसिडेंट साहब हैं हेमंत सिक्का, कि रबी की बुआई से फर्क पड़ा है और डिमांड बहुत मजबूत है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट ये रूरल सेंट्रिक स्टॉक्स और रूरल इकोनॉमी वाले स्टॉक्स के लिए काफी अच्छी है। लेकिन मैं इस समय श्रीकांत से डिस्कस करना चाहूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। बाजार वो खींचता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, पिछले 10 मिनट के अंदर सॉलिड अपमूव आया है रिलायंस में। आप बात भी कर रहे थे श्रीकांत रिलायंस के बारे में, ये देखिए जरा इंट्राडे ग्राफ देखिए रिलायंस का, इस समय 1% ऊपर डेज हाई पे, लास्ट 15-20 मिनट में 3.25 पे आया है, 30 रुपए ऊपर। क्या ये 2600 पार जा रहा है श्रीकांत? बिल्कुल। तो अजय जी, अगर इस पर्टिकुलर चार्ट को अगर हम पिछले एक या 1.5 महीने के बेसिस पे अगर देखते हैं तो इसमें एक लगातार गिरावट बनी थी, लेकिन ये जो सेल ऑफ था वो काफी ग्रेजुअल था, और वॉल्यूम अगर आप देखें तो काफी कम थे। डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम तो ना के बराबर के थे।
तो एक क्लियरली समझ में आ रहा था कि मार्केट के सेंटिमेंट के साथ स्टॉक नीचे आ रहा था और एक लेवल पे कंसोलिडेट या थोड़ा सस्टेन करने के बाद अभी उसमें एक वापस तेजी बनी है। शुक्रवार के दिन से अगर आप देखें तो उसमें एक तेजी बनती जा रही है और उसने एक बड़े सेल ऑफ को एब्सॉर्ब किया है। हमें लगता है कि स्टॉक बिल्कुल यहाँ से 2625 या 2650 के लेवल्स को दिखा सकता है और अगर यहाँ से अगर इस मार्केट को वापस इस रेंज को, यानी कि ये जो बोरिंग रेंज के अंदर मार्केट अटका हुआ है 18,200 और 18,000 के, अगर इस रेंज के पार अगर मार्केट को जाना है तो मुझे लगता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का सहारा मिलेगा इसे और फिर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज को तकरीबन 2625-30 के करीब देख सकते हैं और शायद इंडेक्स को हम 18,350 के करीब। तो चलिए, रिलायंस पर लगातार कन्विक्शन और श्रीकांत इस वक्त अपनी राय दे रहे हो, स्टॉक में भी एक अप मूव आप देख रहे हैं। लेकिन 1 फरवरी को बजट कह सकते हैं कि बिजनेस जगत का सबसे बड़ा इवेंट, सबसे बड़ा ट्रिगर जो कि अब यहाँ से आगे फोकस में होगा और बजट से ठीक पहले हर सेक्टर के, कह सकते हैं हर क्षेत्र की सरकार से कई सारी मांगें होंगी। अब उनमें से कौन सी मांग पूरी होगी, किस मांग पर नजर रखी जाएगी, सरकार का कहाँ फोकस है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और बजट से ठीक पहले ऐसी कई सारी खबरें होंगी जो कि आपके लिए काफी बेहद इंपॉर्टेंट हैं। ऐसी एक खबर लेकर हमारे सहयोगी प्रकाश भी जुड़े हैं। सरकार बजट में इलेक्ट्रोलाइजर के लिए 20,000 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम का ऐलान कर सकती है। इस पूरी खबर के मायने क्या हैं, आइए प्रकाश से समझे। प्रकाश, आप बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के मामले में दुनिया में अग्रणी देश बनने के मकसद से सरकार आगामी बजट में एक बड़ी इंसेंटिव स्कीम की घोषणा जो है वो कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सरकार करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से इस इंसेंटिव स्कीम की घोषणा करेगी, जो कि वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पर कंपनियों को दी जाएगी। जो कंपनी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कैपेसिटी डेवलप करेगी, उसको वीजीएफ का फायदा जो है वो दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है और सूत्र हमें बता रहे हैं कि बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। जैसा कि आपको पता है कि जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है उसके 2 चरण है। पहले चरण की घोषणा मंत्रालय पहले ही कर चुकी है, जिसमें रेगुलेटरी पार्ट को कवर किया गया है। जो दूसरा चरण है उसमें इंसेंटिव्स का हिस्सा है, वीजीएफ का हिस्सा है, जिसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। सूत्र हमें भी बता रहे हैं कि सरकार की योजना ये है कि अगले कुछ सालों में इलेक्ट्रोलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग की जो क्षमता है उसको बढ़ाकर करीब 8800 मेगावाट किया जाए, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइजर्स है वो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए सबसे अहम हिस्सा है और उसकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइजर का प्ले देखना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है एक कंपनी जो इलेक्ट्रोलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाली है और उसका प्लान डाल रही है और अदानी भी उस फील्ड के अंदर जा रहे हैं। शायद रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बात पर खबर पर स्टॉक चढ़ गया हो, लेकिन खैर अभी तो बहुत अर्ली स्टेज है, उस फैक्ट्री में टाइम लगेगा 2-3 साल। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं आईटी स्टॉक्स की, जहां पर कुछ मूवमेंट आज शुरू हो गया है। अर्ली रिजल्ट्स अभी 1 हफ्ता 10 दिन दूर हैं, लेकिन राजेश, इन्फोसिस आज 1% चला है, करीब 15 रुपए। एक महीने में, एक हफ्ते में देखें ये जो 17,800 के लेवल से, ये भी आपका 1480 के आसपास गया था। लेके आइए इन्फोसिस और ये आपका टीसीएस सभी चल रहे थे। क्या ये अपमूव मजबूत होता हुआ दिखता है? क्या लेना चाहिए इस भाव से? देखिए, ये आईटी स्टॉक्स में अगर हम देखें करेक्टिव मूव बना था, वापस नीचे अरेस्ट होते हुए दिख रहा है और अब वापस लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट। तो अभी भी सेक्टर ने गिव अप तो नहीं किया है, जो लो बने पुराने वो लेवल अभी भी इंटैक्ट है। तो वो प्रीवियस लोज जो थे कहीं ना कहीं सारे स्टॉक्स ने ऑलमोस्ट होल्ड आउट किए। ब्रीफली जरूर फिसले थे, लेकिन वापस से रिवर्सल में ये सारे स्टॉक्स हमने देखा कि एक प्रीवियस लो को डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं। इन्फोसिस का अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में जरूर 1480 1470 के आसपास एक अच्छा बेस बनते हुए दिख रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 7-8 दिन से स्टॉक ने वो लेवल को डिफेंड किया और अब एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ आते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है पूरा ही सेगमेंट में एक सेम बिहेवियर यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पे देखें तो अगर सेफ्टी ऑफ मार्जिन देखना है किसी सेक्टर में, यहाँ पे नया फ्रेश निवेश अगर किसी को करना है तो आईटी एक अट्रैक्टिव सेक्टर बना हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस पूरे साल में था और अब एक अट्रैक्टिव लेवल पे सारे स्टॉक्स अवेलेबल है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे जरूर जो पोजिशनल ट्रेडर है या जो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होराइजन से बाय करना चाहते हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। इन्फोसिस में 1480 के आसपास 1470 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे इसको बाय किया जा सकता है। हमें लगता है रिकवरी में 1560 1580 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। तो डिप्स में इसको ऐड करना है और जहां देखें तो हमें लगता है कि मिड कैप आईटी में एक अच्छा बाइंग रुझान बना है।
उसमें हमें लगता है कोफोर्ज और LTTS ये दो स्टॉक्स को भी देखना चाहिए। ये दोनों स्टॉक्स में भी हमें लगता है कि अच्छा यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है और ये दोनों स्टॉक्स भी आगे आने वाले समय में एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोफोर्ज और LTTS को भी देखा जा सकता है। कोफोर्ज और LTTS यानी यहाँ से आप मिड कैप IT पर बेट करें। मिड कैप IT इनफैक्ट आपको पिछले हफ्ते भी याद होगा, IT के लार्ज कैप चले ना चले लेकिन मिड कैप IT में एक वाइब्रेंस और बॉयंसी थी। वहीं से अब कुछ स्टॉक आइडियाज यहाँ पे लेते हुए, लेकिन 18,200 के पास अगर हम यहाँ इसके ऊपर क्लोज होते हैं तो क्या बाजार में बुलिश बेट्स बढ़नी चाहिए। एक बार कुछ BTST ट्रेड्स ले लेते हैं और इस बीच एक इंपॉर्टेंट खबर भी आ रही है। ऑनलाइन गेमिंग पर एक कंसल्टेशन पेपर आज सबमिट होने वाला है। कंसल्टेशन पेपर जारी कर रही है सरकार। इस स्पेस पर भी क्लोजली वॉच रखेंगे। इससे रिलेटेड स्टॉक्स भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन पहले इससे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ जाएं। आज कंसल्टेशन पेपर सिर्फ सबमिट होने की बात हो रही है। श्रीकांत, आपके BTST ट्रेड्स क्या होंगे? क्या बाजार में यहाँ से 18,200 के ऊपर हम क्लोज होते हुए दिख रहे हैं, तो क्या बुलिश बेट्स लेने के सिग्नल ज्यादा होंगे और क्या मेटल जैसे स्टॉक्स को कैरी फॉरवर्ड ट्रेड भी देखा जाएगा? बिल्कुल। तो देखिए, अगर आज जैसे मार्केट का एक मोमेंटम बना था और मार्केट ने शुक्रवार के दिन में 18,100 के लेवल्स को तोड़ दिया था, आज 18,200 के लेवल्स को क्रॉस करते हुए उसके ऊपर बंद आ रहा है, तो मार्केट काफी एक वोलेटाइल जोन में आ चुका है। बट चूंकि मार्केट इवेंचुअली अगर 18,200 के ऊपर का बंद आ रहा है तो हम यही कहेंगे कि अंत बना तो सब बना। तो अगर 18,200 के ऊपर है तो हम 18,350 के लेवल्स देख सकते हैं। और जैसे हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि मेटल्स इनमें हमने अच्छा परफॉर्मेंस एवरी टाइम देखा। मेटल्स में मुझे लगता है हमने कई सारी स्टॉक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, टाटा स्टील से लेकर वेदांत और कई सारे जैसे बाकी के स्टॉक्स है, जिंदल स्टील एंड पावर। तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ से अगर कुछ और शॉर्ट कवरिंग अगर बनती है तो शायद कुछ BFSI स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। उसमें कैनरा बैंक ये हमें अच्छा लगता है, 324-325 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है और हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम यहाँ से 336 के करीब ट्रेड करता है। ये स्टॉक 355 से लेकर 360 के लेवल्स दिखा सकता है। तो कैनरा बैंक को लॉन्ग करें और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें अराउंड 330 के करीब का। और इसके अलावा जैसे अगर आपने IT की बात करी और जैसे यहाँ पे अगर कुछ शॉर्ट कवरिंग अगर बनती है तो हमें लगता है कि एम्फेसिस BFL ये एक स्टॉक ऐसा है जिसे लॉन्ग करना चाहिए। इसमें डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन बना है और ये स्टॉक यहाँ से अगर रिकवरी अगर करता है तो हमें लगता है कि 2050 के लेवल्स दिखा सकते हैं। तो 1970 में एम्फेसिस BFL को भी लॉन्ग करें, स्टॉप लॉस रखें 1930। पसंद आ रहा है श्रीकांत को यहाँ, और मिड कैप IT यहाँ पर राजेश भी बोल रहे हैं। इनफैक्ट IT पूरा ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पर। दिस मीन्स और अब रिजल्ट्स भी तो आने हैं, इन्फोसिस के नंबर्स आने वाले हैं। और सुबह अजय आप बात कर भी रहे थे, इन्फोसिस वहां से किसी ने प्लस किया होता तो आज सुबह से ही आपको लगभग 1% मिल गया होता गेन। देखिए अभी भी इसमें मौका है, क्योंकि अगर आपने एक्सेंचुरी कमेंट्री को देख के, अगर आपने HCL Tech की कमेंट्री देख के भयंकर शॉर्टिंग की है, आप पैसा कमाया नो डाउट। लेकिन स्ट्रॉन्ग बेयर्स जो हैं, जो लंबा होल्ड कर रहे हैं, जो 1750 के लेवल से इन्फोसिस का शॉर्ट होल्ड कर रहे हैं, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर रिजल्ट है। मैं तो अभी अपना शॉर्ट कवर करना शुरू कर दूंगा, मैं वेट थोड़ी करूंगा, क्योंकि अगर किसी वजह से अच्छी कमेंट्री या सॉलिड रिजल्ट आ गए तो मेरा नुकसान कम होगा। मुझे लगता है कि इस हफ्ते जो बड़े शॉर्ट डेवलप्ड है फॉर रीजन गुड और बैड जो भी है, लेकिन ये कवर होना शुरू हो जाएंगे। और इसलिए यहां से लेके 12 तारीख तक फ्रेश शॉर्ट बहुत क्लियर हो, अगर आपको कि खराब रिजल्ट आने वाले हैं या टेक्निकली बहुत वीक है तभी करें, वरना ये 2 महीने से ये एरिया शॉर्ट हो रहा है। तो शॉर्ट कवरिंग अबाउट अच्छा बनता है पूरे एग्जैक्टली ये है पॉइंट। सपोर्ट तो ब्रोकरेजेस भी कर रहे हैं। आज सुबह जेफरीज की रिपोर्ट थी, उसमें इन्फोसिस एकमात्र टॉप पिक थी उनकी तरफ से। ठीक है, आगे चलते एक स्टॉक मुझे डिस्कस करना है मानसी, वो है HDFC बैंक। क्योंकि सुबह हमने जो बात की थी कि बाजार को इस हफ्ते 2 जगहों से सपोर्ट मिल सकता है, बैंक और IT, क्योंकि बैंक्स ICICI और HDFC मिला के 40% ऑफ बैंक निफ्टी है और इंडेक्स में ही बड़ा वेट है। वो आएगा 14 तारीख और 21 तारीख इसी सीरीज के अंदर। और दूसरा आपको IT पैक ने अपना सपोर्ट करना शुरू कर दिया। HDFC बैंक अभी भी उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है जितना ICICI कर रहा है। ICICI 1.5% ऊपर है आज, HDFC नहीं है। HDFC बैंक के अंदर क्या एक व्यू बन रहा है इस भाव से, अगर आप देखें, क्योंकि ये टूटा कम, बाजार जब खराब हुआ तो ये 20-25 रुपए टूटा होगा मैक्सिमम, अभी 1630 पे। श्रीकांत, क्या इस पे बेट लेंगे आप?
अजय जी, तो मुझे लगता है बिल्कुल एचडीएफसी बैंक में रेट लिया जा सकता है और उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि मार्केट में जब एक गिरावट थी या जब करेक्शन था तो इसने काफी अच्छी एक रेजिलिएंट एक्टिविटी दिखाई और ये स्टॉक तकरीबन 1600 और 1580 के ऊपर ही ट्रेड करते हुए नजर आया। हमें लगता है कि अगर इसके नेक्स्ट लेवल्स अगर देखे जाए तो वो ऑल टाइम हाई के जो लेवल्स है 1700 के करीब के, उनके करीब ये बिल्कुल जा सकता है और अगर इन लेवल्स को अगर क्रॉस करता है तो फिर हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 1850 के लेवल्स भी इन द फ्यूचर दिखा सकता है। तो काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और अगर फंडामेंटली भी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मर्जर का जो हैंगओवर बना है, अगर वहां पे अगर कुछ क्लैरिटी अगर आती है और अगर कैपेक्स की जो साइकिल है अगर वहां पे अगर कुछ और अनाउंसमेंट आते हैं तो इस साल का टॉप पिक एचडीएफसी बैंक हो सकता है। तो बिल्कुल इस लेवल से लॉन्ग करके चलिए, थोड़ा पोजिशनल व्यू रखें और अगर ट्रेडिंग करना है तो मुझे लगता है कि 1570 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो आपको इंडेक्स पे दूसरे स्टॉक्स चला रहे थे, लेकिन आप रिलायंस पे भी एक व्यू बन रहा है, वो भी एक हैवी वेट है और आप बैंक्स में एचडीएफसी बैंक को भी इस साल के लिए एक बेहतरीन स्टॉक मान रहे हैं। तो दोनों ही हैवी वेट्स अगर चलेंगे तो ऑफ कोर्स इंडेक्स पे तो ऊपर की मूव्स और आनी पॉसिबल है। आप कुछ कह रही थी मानसी? बिल्कुल, रिलायंस और उसके ठीक साथ आईसीआईसीआई जहां चल रहे हो, एचडीएफसी पर अब इस वक्त आपको राय मिलती हुई। लेकिन एक और स्टॉक है आरईसी लिमिटेड, करीब 6% के अपमूव्स और आरईसी के साथ पीएफसी के चार्ट्स भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि दोनों स्टॉक्स में अच्छा एक्शन इस वक्त दिख भी रहा है। राजेश जी, इनके चार्ट चेक कीजिए क्योंकि तेजी के बीच हम देख रहे हैं 3-3.5% आरईसी और पीएफसी का स्टॉक भी आज अच्छा चल रहा है। तो बिल्कुल मानसी जी, पीएफसी पे तो हमारी बाय रिकमेंडेशन शो की शुरुआत में ही है और हमें लगता है कि वो स्टॉक में अच्छा मोमेंटम रहेगा। 158 160 तक की अपसाइड हम पीएफसी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ब्रेकआउट यहाँ पे दर्शाते हैं कि ये स्टॉक में पोजीशन लॉन्ग साइड की कैरी की जा सकती है। वहीं आरईसी में भी देखें तो आरईसी में भी काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना है और ये 4th कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे हम हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिले। तो ये एक सस्टेन्ड बाइंग दोनों ही स्टॉक्स में आते हुए दिखी, आरईसी और पीएफसी में। अब आरईसी के सेटअप को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे स्टॉक में जो इमीडिएट हर्डल है वो करीब 122-23 की जोन में, जो कि ऑलमोस्ट करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही है। ये 123 के लेवल को अगर सरपास करेगा तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट 135 तक भी आते हुए दिख सकता है। यहाँ पे भी पोजीशन होल्ड करने की सलाह है, जिनके पास है बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस रखे करीब 118 के आसपास और पोजीशन को कैरी किया जा सकता है। तो चलिए, आरईसी पीएफसी पर ये राय आपको मिलती है, अच्छा एक्शन है। लेकिन एक्शन आज हम मिड कैप प्लेस में भी देख रहे हैं और कई सारे मिड कैप स्टॉक्स जो काफी अच्छा चल रहे हैं। मिड कैप में पेपर शेयरों में अच्छा एक्शन आप देख पाएंगे और इसके अलावा भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी जो हैं जो भी काफी अच्छा एक्शन आज दिखा रही हैं। इसके अलावा परसिस्टेंट, क्योंकि हम आईटी सेक्टर का भी डिस्कस भी कर रहे थे, श्रीकांत आपसे जानना चाहेंगे मिड कैप आईटी प्लेस में भी एक कह सकते हैं तेजी की चाल वापस लौटी और परसिस्टेंट तो ऑलमोस्ट कंसिस्टेंटली एक परसिस्टेंट चाल दिखाता है, करीब 4-4.5% के अपमूव्स हैं यहाँ पर। इनफैक्ट अगर परसिस्टेंट के चार्ट को देखें तो इसने इनफैक्ट कई हफ्तों पहले इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन बना दिया था और उसमें एक कंसिस्टेंट एक अपवर्ड एक्टिविटी बनी है। तो जैसे आपने बताया कि कंसिस्टेंटली वो अपवर्ड एक्टिविटी में जा रहा है, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक यहाँ से 4200 से लेकर 4250 के लेवल्स दिखा सकता है और अगर इस पर्टिकुलर सेक्टर में अगर तेजी बनती है तो हमें लगता है कि ये ऐसा स्टॉक रहेगा कि जो अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए नजर आएगा, जो तकरीबन 4900 या 5000 के करीब का है। तो एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, लेकिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें या तो पोजिशनल व्यू रखें क्योंकि जो नंबर्स आएंगे उस नंबर्स के पहले इन सब स्टॉक्स में हम और भी वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। तो करंट लेवल से तो बिल्कुल लॉन्ग करें अगर इन्वेस्टमेंट का अगर व्यू है, लेकिन अगर ट्रेडिंग का व्यू है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे लॉन्ग करने जैसा स्टॉक अगर कोई है तो वो एम्फेसिस बीएफ है। ठीक है, सो आईटी पैक पे तो एक यूनानिमस सा व्यू दिख रहा है, श्रीकांत को भी पसंद आ रहा है और राजेश को भी पसंद आ रहा है। आज दिन भर का एक्शन कहां देखने को मिला? आज बाजार में आप एक माइनर गैप अप के साथ खुले, लेकिन वो गैप अप बढ़ा। निफ्टी अब ऑलमोस्ट आप 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ इस वक्त सस्टेन कर रहा है 18,200 के ऊपर। बड़े कंसर्न्स बात की जा रही थी, अगर 18,100 से नीचे होता है तो शायद बाजार यहां से क्या स्लिप कर सकता है, लेकिन अभी तो आप जिस तरह की ऑप्शन डेटा भी देख रहे हैं, 18,200 में बाइंग है, 18,300 की कॉल्स में बाइंग है, उससे तो लग रहा है कि अभी आप बुलिश बेट्स और लॉन्ग बेट्स हमारे एक्सपर्ट्स भी रेकमेंड कर रहे हैं यहां से कैरी कर सकते हैं। सो बाजार में आज किस तरह का ट्रेड देखने को आया? निफ्टी के टॉप गेनर्स कौन से थे? मेटल पैक ऑन द टू फ्रंट्स, क्योंकि लास्ट वीक आपको चाइना से थोड़े से ईज आउट हुए नॉर्म्स, वहां से मेटल पैक को एक सपोर्ट मिला और बड़ी तेजी आज मिली जब जेफरीज की मेटल पर रिपोर्ट आई, बुलिश रिपोर्ट, और पूरे मेटल पैक में एक तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल। टाटा स्टील इस वक्त आप देखें तो 6% की मूव के साथ इससे अपग्रेड किया
और साथ ही टारगेट भी बढ़ाया जेफरीज ने। हिंडाल्को पर भी टारगेट अपवर्ड रिवाइज हुआ और वो सेकंड गेनर है। इसके अलावा आप ऑयल प्रोड्यूसर्स की बात करें, ऑयल मार्केटिंग की बात करें, एक एनर्जी पैक में भी आपको मोमेंटम तो दिख रहा है। तीसरा स्पेस जो था वो है ऑटो स्पेस। जहां जहां नंबर्स आए, बजाज ऑटो के नंबर्स अच्छे नहीं आए, वीक नंबर्स आए एस्टिमेशन से, वहां पर आपने एक डेंट देखा। लेकिन एट द सेम टाइम अशोक लेलैंड के नंबर्स अच्छे आए, टाटा मोटर्स का पीवी सेगमेंट का नंबर्स बेटर आए, सीवी साइकिल का नंबर बेटर आया। और इनफैक्ट जो कमेंट्री भी आई कंपनी की तरफ से वो ये कि वन ऑफ द बेस्ट मंथ इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर व्हीकल सेल्स भी रहा। उसका इंपैक्ट आप स्टॉक की चाल में भी देख रहे हैं। लगभग 2% की मूव आपको टाटा मोटर्स के स्टॉक में दिख रही है। आज फिर से आपको बैंक्स में, मिड टियर बैंक्स में तो तेजी दिखी, लार्ज कैप बैंक्स में आपको आईसीआईसीआई बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, सब में ही आपको एक मूव देखने को मिल रही है। इनफैक्ट एचडीएफसी बैंक दिन भर में इतना सपोर्ट नहीं था, अभी फिलहाल आप उसको पॉजिटिव देख रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक अगर वो यहाँ से चलता है, हैवी वेटेज है, तो पूरे बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के वैल लेवल्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्री ने आज दिन भर बाजार को सपोर्ट किया, 1% के मूव वहां है। सो आपके आज आईटी बड़े ड्रैगर नहीं थे, कोई भी सेक्टर आए इनफैक्ट आज ड्रैगर नहीं है, सिर्फ फार्मा स्पेस को आप छोड़ देंगे क्योंकि वो एक डिफेंसिव बेट आज बाजार उस मूव पे नहीं है। सो बाजार को सारे ही सेक्टर्स ने सपोर्ट किया। रिलायंस जैसे हैवी वेट ने भी सपोर्ट दिया। साल का पहला दिन और शुरुआत गेंस बुरे नहीं, 100 पॉइंट्स की तेजी आप बैंक निफ्टी पर देख रहे हैं और बैंकिंग स्टॉक्स में भी मौके बहुत दिए। और अब आप सर्च के साथ देखें तो 300 पॉइंट्स बैंक निफ्टी पर बढ़ाता है। ऑन द बैकफुट कौन से थे आज, ड्रैगर्स कौन से रहे? ड्रैगर्स क्लियरली डिविस लैब जैसे काउंटर, कुछ हद तक कंजम्पशन काउंटर्स, टाइटन, एशियन पेंट्स जैसे काउंटर्स आज ड्रैगर्स थे। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि टू व्हीलर नंबर सॉफ्ट रहे हैं दिसंबर के जो आपने सेल्स फिगर्स देखे और उसके चलते आप देख रहे हैं कि वहां पर एक गिरावट का दौर आज बना हुआ। आज पूरा आईटी पैक तेज नहीं है, मिड कैप आईटी और साथ ही लार्ज कैप आईटी में इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में आपको मूव दिखाई दे रही है। बट टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स से भी कंसर्न है, वहां पर वो ड्रैगर्स हैं, लगाड है। मिड कैप स्पेस में आज का आज था, मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में भी एक अच्छी बाइंग दिख रही है। मेटल पैक में स्टील अथॉरिटी, पावर फाइनेंस जैसे काउंटर, पूरा पावर सेक्टर तेज दिख रहा है। बैंक्स में आपको अगर बात करें, नो मिड कैप में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, वहां अच्छी मूव देखने को मिल रही है। और साथ ही बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स, दूसरे जो पीएसयू स्पेस के काउंटर्स हैं वहां मूव है। आपको याद होगा हमने ये शुक्रवार को भी बात की थी गेल जैसे काउंटर्स के लिए, पेट्रोनेट एनर्जी के जैसे काउंटर्स के लिए, क्योंकि जो सप्लाई वॉल्यूम्स है, सप्लाई कॉस्ट है, वो थोड़ी सी बेटर होती है, मार्केटिंग मार्जिन्स बेटर होते हैं क्योंकि उन्हें सोर्सिंग कॉस्ट बनेगी बेटर प्राइस पर, तो उसके चलते आप वहां पर भी एक अपमूव तो देख रहे हैं। कुल मिला के बाजार में आज किन पॉकेट्स में एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली, तो क्लियरली इंफ्रा स्पेस को, जहां पर भी कैपेक्स का थीम का, रेलवे कैपेक्स और इंफ्रा स्पेस, रोड कंस्ट्रक्शन, हाईवे कंस्ट्रक्शन, ये जो थीम है ये क्लियरली बाजार पर प्ले आउट होती हुई दिखाई दी। और साथ ही फिर से आपको ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के कुछ अच्छे स्मॉल काउंटर्स में बड़ी मूव दिखी। और बाजार में ओवरऑल सभी सेक्टर से मेजर सेक्टर जो कंट्रीब्यूट किया वो है मेटल्स, और मेटल की तेजी अब भी फिलहाल जारी होती हुई दिखाई दे रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो ऑलमोस्ट 3:1 की रेशियो आपको एडवांस डिक्लाइंस की दिख रही है। और इस वक्त बाजार में जो रिकमेंडेशन दिख रही है वो ये है कि यहाँ से आप बुलिश बेट्स कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो फिलहाल शो को यहीं समेटेंगे। श्रीकांत और राजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने समय दिया, सारी स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह ओपनिंग में फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।